अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था और उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियर पार्टिकल डिटेक्टर्स। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसमें मैंने आपको डिटेक्टर्स की टाइप बताई थी और उसके बाद हमने जो गैस फील्ड डिटेक्टर्स हैं उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल और उसमें जो यूज़ होने वाली टर्म्स हैं वो हमने डिस्कस की थी। तो जो गैस फील्ड डिटेक्टर्स है इसकी कुछ टाइप्स हैं जो मैंने कहा था कि अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे। इसमें हमने अब करना है आज गैस फील्ड जो है डिटेक्टर्स में आपने आयोनाइजेशन चैम्बर करना है, प्रोपोर्शनल एंड जीएम काउंटर जो है वो करना है। ये 3 काउंटर हैं। अब इनको मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये तीनों काउंटर आप कह सकते हैं कि इनकी कंस्ट्रक्शन, ये जो मैंने गैस फील्ड डिटेक्टर की कंस्ट्रक्शन बनाई थी आपके लिए, ये सेम कंस्ट्रक्शन होगी इन तीनों में ही। यानी अगर मैं आयोनाइजेशन चैम्बर आपको दे रही हूँ या पढ़ा रही हूँ तो भी हम सेम कंसिडर करेंगे। अगर हम प्रोपोर्शनल काउंटर करेंगे तो भी सेम कंस्ट्रक्शन है, और अगर हम जीएम काउंटर करते हैं तो कंस्ट्रक्शन यही होगी, उसके कंपोनेंट्स यही होंगे। मतलब ग्लास ट्यूब होगा, इसमें सेंट्रल एनोड होगा और उसके साथ हमने जो इसकी वॉल्स हैं इसकी ट्यूब की, मेटालिक ट्यूब की, उसको हमने कैथोड कंसिडर किया। उसके बाद हम इसके पास साथ एम्पलीफाई करने के लिए सिग्नल्स को या करंट पल्सेस को एम्पलीफायर लगाएंगे और लास्ट पे इसमें काउंटर लगाएंगे। ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या होगा जब आप इसको आयोनाइजेशन, प्रोपोर्शनल या जीएम के तौर पे यूज़ करेंगे, तो फ़र्क क्या होगा कि हम इसमें कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि कंस्ट्रक्शन ये होगी, सेकंड ये कि इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी तीनों में सेम होगा। वर्किंग प्रिंसिपल जो मैंने आपको इसका बताया था कि तीनों जब आप काउंटर पढ़ेंगे तो यही होगा कि जो इंसिडेंट रेडिएशन आप इसकी माइका विंडो पे फॉल करवाएंगे, इसके ज़रिए वो गैस ट्यूब के अंदर एंटर होगी और इसके अंदर जो भी इनर्ट गैस है, नोबल गैस जो इसके अंदर मौजूद होगी, उसकी आयोनाइजेशन करेगी। और जब आयोनाइजेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो आपके वो सेंट्रल इलेक्ट्रोड पे की तरफ जो है वो मूव करेंगे, और जो आपके आइंस होंगे, पॉजिटिव आइंस, वो आपके कैथोड की तरफ कलेक्ट होंगे, तो आपके पास करंट पल्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है। अब जो आपने इंसिडेंट रेडिएशन फॉल करवानी है, कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये क्लियर रहे कि इसमें हम आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करेंगे, यानी कि आपकी अल्फा हो गई, बीटा हो गई, क्योंकि ये आयोनाइजेशन रेडिएशन अगर एंटर होंगी तो ही आयोनाइजेशन का फिनोमिना जो है वो मेटालिक ट्यूब के अंदर जो है वो स्टार्ट होगा। तो आयोनाइजेशन जो है वो तो स्टार्ट हो जाएगी तीनों केसेस में, बट अब जितना ज़्यादा अप्लाइड वोल्टेज होगा उतनी ही ज़्यादा जो स्ट्रेंथ ऑफ आयोनाइजेशन है वो ज़्यादा होती जाएगी, और उतनी ही ज़्यादा आपके पास एम्पलीफाई पल्सेस जो हैं, या आपके पास हाई जो पल्स हाइट की वेव्स जो हाई पल्सेस जो है वो आपके पास आउटपुट पे आएंगी। ठीक है। यानी उनकी जो पल्स हाइट होगी वो ज़्यादा होगी। तो अब आपने ये ज़हन में रखना है कि आयोनाइजेशन चैम्बर हो, प्रोपोर्शनल हो या जीएम काउंटर हो, तीनों के केस में वर्किंग प्रिंसिपल इज द सेम, कंस्ट्रक्शन इज द सेम, जस्ट द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। आयोनाइजेशन में सबसे कम होगा, फिर प्रोपोर्शनल होगा, फिर जीएम काउंटर। इसके लिए जो मैंने लास्ट टाइम आपको याद होगा उसी लेक्चर में मैंने ये ग्राफ भी डिस्कस किया था कि जिसमें आपने इसको अप्लाइड वोल्टेज और जो आपकी पल्स हाइट आएगी उसके दरमियान ये मैंने ग्राफ डिस्कस किया था। तो इसमें हमने ये रीजन्स जो थे वो डिफाइन किए थे, और ये अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें हम सिर्फ आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करेंगे तो आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो अल्फा और बीटा ही है। अब ये देखें हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो ये है, अगर आपको याद हो, इस रीजन को मोस्टली हम रिकम्बिनेशन रीजन भी बोलते हैं, रिकम्बिनेशन रीजन भी बोलते हैं। जो आपका रीजन बी है ये मैंने बताया था आयोनाइजेशन चैम्बर है, सी आपका जो है वो प्रोपोर्शनल काउंटर का रीजन है, और इसके बाद आपका ई जो है वो आपका है जीएम का रीजन। ठीक है। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। एक्चुअली जब हम वोल्टेज अप्लाई करते जाते हैं तो आपके पास आयोनाइजेशन बढ़ती जाती है, और इसके साथ साथ जो आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो उसकी वजह से
जो जब आप ज़्यादा सप्लाई देते जाएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ कलेक्ट होंगे, इसलिए ज़्यादा करंट पल्सेस या ज़्यादा पल्स हाइट की जो पल्सेस हैं वो प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको पहले बता दूं कि फॉर एग्जांपल मैंने ए रीजन जो है उसको बोला है कि वो आपका रिकम्बिनेशन रीजन है, तो रिकम्बिनेशन रीजन का मतलब क्या है कि जो आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो बजाय अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ वो मूव करें, वो वहीं पर रिकम्बाइन होना शुरू हो जाएंगे। देखें अब हम यहाँ पे अगर हम इसके साथ बैटरी जो अब लगा रहे हैं, इसको हम एनोड बना रहे हैं, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ने जाना है और ये आपका कैथोड है, यहाँ पे आपके आयन्स ने आना है। अब जो आपकी इनकमिंग रेडिएशन होगी उसकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है वो कितनी एनर्जी की है, तो वो कितनी आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। अब जब वो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेगी तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव जो आपने अब अप्लाई किया हुआ है इस एनोड की स्ट्रेंथ कितनी है कि इसके गिर्द ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या ये कितने पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये आपके अप्लाइड वोल्टेज की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो जब आप रीजन ए की बात करते हैं तो उस केस में आपका जो अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू है वो बहुत कम है, इसकी वजह से जो आपके मोस्ट ऑफ द आयंस प्रोड्यूस होंगे इनकमिंग रेडिएशन की वजह से वो अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने से पहले ही एक दूसरे से रिकम्बाइन होकर न्यूट्रल एटम दोबारा से बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जाएंगे बी रीजन की तरफ। बी रीजन में ये होता है कि आपका जो वोल्टेज है वो थोड़ा ज़्यादा हम इसको बढ़ाते हैं वोल्टेज को, तो जो आयोनाइजेशन होती है उसमें आपके पास कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है, यानी कि जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है वो आयोनाइजेशन करती है और आपके जो आयंस बनते हैं वो कंप्लीटली अट्रैक्ट हो जाते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे और आपको एक पल्स जो है वो आउटपुट पे मिलती है। ठीक है, अब ये देखें, ये आपने वोल्टेज इंक्रीज किया और ये कम्प्लीटली आपको जो स्ट्रेट लाइन या जो कांस्टेंट लाइन है वो किस चीज़ को शो कर रही है, ये कांस्टेंट करंट को शो कर रही है कि आपके जितने ही आयंस आपके बने वो सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स पे आपके कलेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन चैम्बर जो है उसको अगर आप देखेंगे तो मुझे पता है कि जब ये आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपने मुझसे यही क्वेश्चन करना है कि यहाँ पे जितना आयनाइजेशन चैम्बर लिखा है तो क्या हमने इतना ही लिखना है, या जितना यहाँ पे प्रोपोर्शनल काउंटर डिस्कस किया है तो क्या आपने इतना ही करना है। जी नहीं, इसका आंसर ये है कि इससे पहले अगर मैं आपको लेट्स सपोज आयनाइजेशन चैम्बर ही बताती हूँ तो आप उसके लिए कंप्लीट ये आप इसका सर्किट ड्रा करते हैं, आप उसकी कंस्ट्रक्शन बताएंगे, आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन, ये जो इसका स्टार्ट का इंट्रोडक्शन है, जितना भी हमने यहाँ स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया है ये सारे का सारा तीनों के केस में कॉमन है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसमें फाइनल कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे होता क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया कि जब आपका जो बी रीजन है यानी कि जब आपके वोल्टेज की स्ट्रेंथ जो है वो इतनी होगी अप्लाइड वोल्टेज, तो आपका जो डिटेक्टर होगा वो इस रीजन में ऑपरेट करेगा जो कि आयोनाइजेशन चैम्बर का रीजन है। और यहाँ पे आपको जो मिल रहे हैं यहाँ पे रिकम्बिनेशन ना होने के बराबर है। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी आयंस बनते हैं वो इसमें कलेक्ट हो जाते हैं। और आप बी रीजन जो है यानी कि जो आयोनाइजेशन चैम्बर का जो रीजन है उसके बारे में हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास काउंट्स आते हैं। अब काउंट्स क्या है, काउंट्स अगर आपको याद हो आपने जीएम काउंटर का प्रैक्टिकल लैब में अगर स्टार्ट कर लिया था या नहीं किया था, तो काउंट्स क्या होते हैं, जो जब भी कोई रेडिएशन किसी डिटेक्टर के अंदर एंटर होती है वो आयोनाइजेशन करती है और फिर एक करंट प्रोड्यूस होती है, करंट पल्स प्रोड्यूस होती है और वो एम्पलीफाई होने के बाद आपको आउटपुट पे काउंटर पे मिलती है। ठीक है, तो जब एक रेडिएशन आती है तो एक पल्स प्रोड्यूस होती है और आप उसको सिंगल काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी पल्स आती, दूसरी आयोनाइजिंग पार्टिकल आपका आता है, फिर से पल्स प्रोड्यूस होती है, करंट पल्स प्रोड्यूस होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी वजह से आप उसे सेकंड काउंट करते हैं। तो ये जो हमें आउटपुट पे जो काउंट्स मिल रहे होते हैं ये यानी आपका वो करंट पल्स मिल रही होती है कि आपके पास कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन काउंट्स को हम काउंट्स यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि काउंट्स जो हम इसमें एक्चुअली जो हमें मिल रहे होते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर के रीजन में, तो वो एक्चुअल आयोनाइजेशन की वजह से है। ठीक है, आयोनाइजेशन चैम्बर में जो आपको आउटपुट पल्स मिल रही होती है, जो काउंट मिल रहे होते हैं, जो आप काउंट रेट कंसिडर कर रहे होते हैं पर सेकेंड, वो किसकी वजह से मिलते हैं, वो डिटेक्टर के अंदर आपके
एक्चुअल आयोनाइजेशन की वजह से होती है। अब एक्चुअल आयोनाइजेशन का वर्ड मैं क्यों बोल रही हूँ कि जो इंसिडेंट रेडिएशन आपकी चैम्बर के अंदर आएगी या डिटेक्टर के अंदर आएगी, वो जो गैस के, नोबल गैस के न्यूट्रल एटम्स हैं उनको आयोनाइज करेगी। ठीक है, मतलब वो रेडिएशन आके, रेडिएशन ने क्या करना है, एनर्जी देनी है न्यूट्रल एटम्स को, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और आयोनाइज हो जाएंगे, उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा, तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाएंगे। इसको हमने एक्चुअल आयोनाइजेशन बोला है। एक्चुअल आयोनाइजेशन से के बाद दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है सेकेंडरी आयोनाइजेशन। वो कब होगी, जो आपने आयन्स बनाए एक्चुअल आयनाइजेशन में आपके पास आयन बनेगा, यानी इंसिडेंट रेडिएशन की वजह से जो आयन्स बने वो एक्चुअल आयनाइजेशन है। और वो आयन्स जब फर्दर दूसरे गैस के एटम्स के साथ कोलिजन करेंगे और फर्दर आयन्स बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी आयनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन चैम्बर के केस में हमारे पास सेकेंडरी आयोनाइजेशन जो है वो नहीं होती, हमारे पास प्राइमरी आयोनाइजेशन उसे हम बोलते हैं वो होती है, और उसको हम एक्चुअल आयोनाइजेशन भी कहते हैं। तो कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है और वो एक्चुअल आयोनाइजेशन होती है, और हमारे पास एक्चुअल आयोनाइजेशन की वजह से आउटपुट पे करंट पल्सेस आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें जो आपका करंट पल्स प्रोड्यूस होती है जब हम अल्फा या बीटा को यूज़ करते हैं, तो ये आप देख रहे होंगे उसका जो पल्स हाइट होता है वो तकरीबन 10⁻⁴ वोल्ट होता है, और उसकी जो एनर्जी होती है उन अल्फा बीटा की वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एक और चीज़ ये है कि जो आयोनाइजेशन चैम्बर है इसके अंदर जो नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, मैंने आपको बोला सिर्फ प्राइमरी आयोनाइजेशन होती है, सेकेंडरी नहीं होती, यानी अनकंट्रोल्ड आयोनाइजेशन नहीं होती। तो क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ आयन्स इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो वो जल्दी से फ़ौरन से जितने आयन्स बनते हैं वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और वो जल्दी इंस्टेंटेनियसली जैसे ही वो बनते हैं वैसे ही वो कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब तक अगली रेडिएशन आती है और दोबारा से आयोनाइजेशन हो, उतनी देर तक आपका जो काउंटर है वो इनऑपरेटिव रहता है, या फिर हम कहते हैं डेड रहता है उस टाइम के लिए जब तक अगली रेडिएशन नहीं आ जाती। ठीक है, तो ये जो डेड टाइम, ये जो उसका इनऑपरेटिव हो जाना, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, इसको हम तकरीबन 1 माइक्रोसेकंड कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक रेडिएशन डिटेक्ट हो गई, उसके बाद जब तक अगली आएगी उसको डिटेक्ट, इन दो रेडिएशंस के दरमियान या उनको काउंट्स के दरमियान जो अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम है उसको हम 1 माइक्रोसेकंड कहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि रेडिएशन आई जा रही है और काउंट हो जा रही है, आई जा रही है और काउंट हो जा रही है। एक काउंट कंप्लीट होने के बाद 1 माइक्रोसेकंड के लिए आपका जो डिटेक्टर है वो अगली रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं करता, वो इनऑपरेटिव रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो हम इसकी जो इसलिए जो इसकी एनर्जी रेजोल्यूशन है जो चैम्बर की वो कितनी है, वो आयोनाइजेशन चैम्बर के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी एनर्जी रेजोल्यूशन कितनी है, वो 0.5% है। ठीक है, तो एक्चुअली रेजोल्यूशन है क्या, ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि एक इवेंट, दो इवेंट होने के, दो इवेंट्स रिकॉर्ड यानी कि दो काउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए के दरमियान जितना टाइम डिफरेंस है, ठीक है, उससे हम जो है वो इसकी रेजोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सेम इसी तरह अगर मैं बी रीजन की बजाय सी रीजन की तरफ चली जाऊं, अगर आप आगे देखो, ये बी रीजन था, यहाँ पे आपको ये कर्व जो है वो कांस्टेंट नज़र आ रही है। ठीक है, इसका जो बिहेवियर है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप सी रीजन में आ जाएं तो इसको हम प्रोपोर्शनल काउंटर का रीजन बोलते हैं, और इस रीजन में आप देखें कि जो कर्व है उसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है, और सडनली आपकी जो कर्व है वो हाई वैल्यू की तरफ जा रही है, यानी कि इसकी पल्स हाइट जो है वो आयोनाइजेशन चैम्बर के मुकाबले में ज़्यादा है। सो एक तो ये कि हमने यहाँ पे अब क्या किया है, हम कब जाएंगे सी रीजन में, हमने जब इसका अप्लाइड वोल्टेज जो है वो और बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये जो काउंटर्स होते हैं, अब इनमें मैंने आपको बोला कि हम जो गैस डिटेक्टर्स हैं आपके, जो भी हम कंसिडर करेंगे आयोनाइजेशन चैम्बर गैस के लिए, इसमें मैंने आपको इसके वर्किंग प्रिंसिपल में आपको बताया था कि हम लो प्रेशर पे इसमें जो गैसेस फिल करते हैं वो मसलन वो कौन सी आपकी गैसेस हैं, वो आपकी नोबल गैसेस हैं जिनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। उनमें आपकी नियॉन शामिल है, आर्गन है, क्रिप्टन है, मीथेन है, CO2 है, इनको लो प्रेशर पे हम फिल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या होता है, जो प्रोपोर्शनल काउंटर का नाम हम ले रहे हैं प्रोपोर्शनल काउंटर, इसको हम इसलिए प्रोपोर्शनल का वर्ड यूज़ करते हैं कि इसमें जो कि आपकी पल्स की हाइट है
या जो आपके आउटपुट पल्स की जो हाइट है, जो आपके पास आउटपुट आएगी, वो डिपेंड करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, वाई द प्रोपोर्शनल काउंटर इज नोन एज प्रोपोर्शनल काउंटर। प्रोपोर्शनल का वर्ड क्या है कि जो आपकी आउटपुट होगी वो डायरेक्टली आपके इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड करेगी। सो हम कह सकते हैं कि हम प्रोपोर्शनल काउंटर जो है वो उसको यूज कर सकते हैं इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी का एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है जी। तो प्रोपोर्शनल काउंटर में जो है हम अभी मैंने आपको बताया कि आयोनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर या जीएम काउंटर में आपने तीनों में क्या चीज़ डिफरेंट होगी, जो हमारा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो और मैंने आपको बताया कि उस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो जितना ज़्यादा डिफरेंस होता जाएगा उतना ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा, देखें जब आपके पास दो पॉइंट्स हैं डिफरेंट पोटेंशियल के, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है एक्सिलरेट करवाना, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगी? आपके आयंस को एक्सिलरेट करवाएगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और उतनी ही ज़्यादा आयंस जो है वो एक्सिलरेट होंगे। ठीक है, बेशक वो पॉजिटिव आयंस हो या बेशक वो नेगेटिव आयंस हो। तो जितना आपको पता है कि जितने ज़्यादा वो पार्टिकल एक्सिलरेट होते हैं फोर्स के अंडर, तो वो उतनी ज़्यादा एनर्जी गेन करते जाते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वो एनर्जी गेन करते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो आयोनाइजेशन करते जाएंगे। तो प्रोपोर्शनल काउंटर में चांसेस होते हैं प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आयोनाइजेशन होने की वजह से, क्योंकि आपने पहले आयोनाइजेशन चैम्बर की निस्बत यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा लगाया है। जब आपने अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा किया तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हुआ, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से आपके पार्टिकल ज़्यादा एक्सिलरेट हो रहे हैं और ज़्यादा एनर्जी गेन कर रहे हैं। और उनका ज़्यादा एनर्जी गेन करना आपको आपकी आयोनाइजेशन में इजाफा करेगा डिटेक्टर की। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इसमें होगी उसके लिए ये फार्मूला है। ठीक है, अब ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास एक फार्मूला हम पढ़ते हैं, ये कुछ इस तरह का फार्मूला हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे यही फार्मूला V/R का कुछ चेंज किया गया है इस फॉर्म में। ठीक है, ये इसलिए कि इसमें ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये आपका डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ये जो B/A है ये क्या है? ये रेडियस है। जो A है, जो आपकी सेंट्रल वायर है जिसको आप एनोड वायर बोलते हैं, ये उसका रेडियस है। और जो B है वो आपकी मेटालिक ट्यूब जो आप ले रहे हैं ये उसका रेडियस है। ठीक है ना, तो क्योंकि उस पर भी डिपेंड करेगी। तो इन दोनों रेडियस पे डिपेंड कर रहा, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करते हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आएगी वो ये आएगी। अब देखें, जब इसका यहाँ पे डिफाइन करने का पर्पज़ ही ये है। अभी हमने आयोनाइजेशन चैम्बर में ये कहा कि एक चार्ज पार्टिकल या कोई आपके आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो किसी डिटेक्टर के अंदर एंटर आप करवाते हैं मीका विंडो के जरिए, तो वो क्या करती है? अपने पाथ के अलॉन्ग आयोनाइजेशन करती है, आयन पेयर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जहाँ जहाँ से पार्टिकल वो या वो रेडिएशन आपकी गुजरती जाएगी वहाँ वहाँ वो आयन पेयर्स बनाती जाएगी। ठीक है, अब जब ये आयन्स बन गए तो ये क्या करेंगे? वो जो दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सिलरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्योंकि हमने वोल्टेज ज़्यादा लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होगा। और आपके मैंने अभी बताया कि जो आयंस बनेंगे वो ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? आपके सेकेंडरी आयंस इसमें प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस होने का मतलब ये कि आयनाइजेशन ज़्यादा होगी प्रोपोर्शनल काउंटर में। और फिर क्या होगा कि यही जिस तरह से मैंने आयोनाइजेशन चैम्बर में बताया कि ये वाले आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये अपने अपने, ये जो आयंस हैं ये अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे और आपके पास रजिस्टर, ये जो आपका आउटपुट रजिस्टर है उसके थ्रू आपको आउटपुट पल्स जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे अब इसने मेंशन किया कि एज द हाइट ऑफ द पल्स इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, इट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। कि जो भी आपका इंसिडेंट अल्फा बीटा पार्टिकल है उसकी एनर्जी के हिसाब से, उसकी एनर्जी पे डिपेंड करेगी आपकी जो आउटपुट वेव आएगी या आपकी जो आउटपुट पल्स आएगी। दैट इज़ वाई हम इसको प्रोपोर्शनल काउंटर कहते हैं कि एनर्जी जो आपकी जो आउटपुट पल्स है उसकी जो हाइट है वो
डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल।